हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो ये पीवाईक्यूज हैं सारे, इसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम वीडियो को कवर करने वाले हैं और ये आपके बीपीएससी एईडीओ जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको। ठीक है, तो इस क्लास से बेनिफिट्स लेने के लिए इसको अंत तक ज़रूर देखें एंड अगर आपने और क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन सभी को भी देखिए, आपके बीपीएससी एईडीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट यही टॉपिक होता ही है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश यानी कि जो पुर्तगाली वगैरह आए थे, सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रथम वायसराय कौन था, तो वो अल्मीडा था। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने में पुर्तगीज थे और प्रथम जो पुर्तगीज आया था वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर आया था। कब आया था? ये आपको पता होगा, 20 मई 1498 को आया था। बीपीएससी में डेट्स भी पूछे जाते हैं तो आपको सिर्फ 1498 से काम नहीं चलेगा, 20 मई 1498 आपको ध्यान में रख लेना है। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। और कालीकट के तत्कालीन शासक कौन थे? जमोरिन। ठीक है, जमोरिन उस टाइम पे थे वहाँ के शासक। उन्होंने वास्को डिगामा का बखूबी स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव और हुगली के बंदरगाहों में भी अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? अल्मीडा। कब आता है? 1505। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 6-7 साल बाद वास्को डिगामा के 1505 में अल्मीडा आता है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वॉइसरॉय और गवर्नर बनकर आता है। ठीक है, तो अगर हम अल्मीडा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, नीला जल की नीति। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। वो हिंद महासागर के एरिया में अपनी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए, कि मतलब उस फरमान टाइप में वो जारी करता था कि इसको अगर आपको हिंद महासागर पार करके जाना है तो आपको कुछ पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, वरना वहाँ पर आप जाएंगे बीच रास्ते में आपकी लूटपाट हो जाएगी, सामानों की चोरी हो जाएगी, तो फिर हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से ब्लू वाटर पॉलिसी था अल्मीडा के द्वारा। और पहला वो पुर्तगाली था जो कि वॉइसरॉय बन के आया। वैसे तो हालांकि वास्को डी गामा आया था, बट अगर वॉइसरॉय के पर्सपेक्टिव से देखें तो अल्मीडा विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करते थे, अभी हमने देखा था कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली, तो ये सभी समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग करते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है, तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की 1613 में। अगर हम बात करें यहाँ पे कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि मुग़ल दरबार में आया था 1609 में, परंतु उस टाइम पे कौन था? मुग़ल साम्राज्य चल रहा था ना। तो क्या होता है कि किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, उसके बाद 1611 में पुर्तगालियों के विरोध से आगे हम देखते हैं, यहाँ पे विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और वहां मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। इसके पहले क्या था कि सिर्फ पुर्तगाली ही वहाँ पे व्यापार कर रहे थे। फिर क्या होता है कि जब ये अंग्रेज़ वगैरह भी जो कैप्टन बेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह पे उन्होंने भी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली, इसके बाद पुर्तगालियों का भी एकाधिकार मोनोपोली खत्म हो गई। और ये किसका शासनकाल था? जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है, ये जहांगीर का शासनकाल था। इसी के टाइम पे आया था टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस तो असफल रहा। बाद में अगर बात करें, देखिए, इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां भी स्थापित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? वेरी इंपॉर्टेंट, थॉमस बेस्ट। ठीक है, तो वही है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को। तभी पुर्तगालियों का वहाँ से एकाधिकार समाप्त हो गया था। और क्या हुआ था? थॉमस बेस्ट जो कि अंग्रेज था, तो इसने फिर अनुमति प्राप्त कर ली कि ठीक है, अब हम वहाँ पे अपना राजपाट करेंगे। राजपाट इन द सेंस कि वहाँ पे व्यापारिक कोठियाँ
स्थापित करेंगे, तो सूरत में इसने स्थापित करी थी 1613 में अंग्रेजों ने। अब डच के बारे में बात की जा रही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ठीक है, पटना में स्थापित की थी 1632 में। ठीक है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में ही पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी ये निरंतर इसका प्रश्न पूछते हैं, तो उत्तर 1632 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। डच फैक्ट्री की स्थापना पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में की गई। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, शोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद सेकंड नंबर पे आए थे डच। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद लास्ट में आए थे फ्रेंच। ओके, फ्रांस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? देखिए, तो ये 1632, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए 2023 में भी ये पूछा गया है, तो ये चीज़ आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ये कर्नाटक के प्रथम युद्ध। अगर हम बात करें 1746 से 48, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 में प्रारंभ हुआ था, इसका उसी का विस्तार मात्र था। तो ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल है वियना, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, 1740 से शुरू हुआ था, वहाँ से लड़ाई हो रही थी, वहीं से लड़ाई हो रही थी। उसके बाद वही कर्नाटक में भी उसी का प्रतिफल देखने को मिला, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे ना, वहीं पे ऑस्ट्रिया में भी वहीं लड़ रहे थे, फिर कर्नाटक में भी लड़ने लग गए। 1746 में यहाँ पे भी युद्ध में प्रारंभ हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो अगर हम तात्कालिक कारण के बारे में बात करें, तो कैप्टन बर्नेट जो कि अंग्रेजी सेना का अधिकारी था, इसने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था, जो कि तात्कालिक कारण था उस टाइम का, एट द प्रेजेंट टाइम का। फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब जो था अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ठीक है, तो उस टाइम कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन था। उसने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। फिर देखिए कैप्टन पैराडाइज जो कि फ्रांसीसी सेना की तरफ से थे, तो फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित कर दिया। तो फ्रांसीसी से ये नवाब भी पराजित हो गए कर्नाटक के। तो यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सला शैपेल की संधि कब होती है? 1748 में होती है। ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था ना, उसकी समाप्ति पर ये एक्सला शैपेल की संधि हुई थी 1748 में, जिससे क्या हुआ? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थॉमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है, क्योंकि सेंट थॉमे वो उस टाइम का प्लेस था। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ में लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसियों के खिलाफ में लड़ा गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें वांडीवाश का युद्ध, तो जनवरी 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। तो युद्ध में कौन हारता है? फ्रांसीसी। अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? आयरकूट कर रहा था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंटे डी लाली कर रहा था। तो काउंटे डी लाली हार जाते हैं और आयरकूट जीत जाते हैं। कूट कूट के कौन जीत जाता है? अंग्रेजी सेना, आयरकूट। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो बिहार से प्राप्त होता था इनको, मुंगेर एरिया शायद था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वही बिहार था। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोजकर्ता और जन्म स्थान। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक, फर्डिनेंड मैगलन। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 का ये पूछा गया है। अब यहाँ पे हम मिला लेते हैं इसको। क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, तो अमेरिका के नहीं थे, इटली के थे। जैक्स कार्टियर ये फ्रांस के थे। कार्टियर कोट पहन के कहाँ जाना है? फ्रांस घूमना है, पेरिस जो कि ब्यूटीफुल उसकी कैपिटल है, वहाँ घूमना है। फ्रांसिस ड्रेक, ड्रेक ये यूके के हैं। ठीक है, और फर्डिनेंड मैगलन, मैगलन कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ठीक है, तो मैगलन ये पुर्तगाल के हैं।
खाते वक्त मैगी गाल में लग जाती है, ऐसे कर सकते हैं कुछ थोड़ा सा। तो मैगी खा रहे थे, गाल पे लग गई खाते खाते। मैगलन पुर्तगाल। और उसके बाद कोट पहन के कहाँ जाना है, कॉटियर, ये फ्रांस में जाना है, उसकी जो खूबसूरत सी कैपिटल है पेरिस घूमना है। कोलंबस आपको पता ही होगा, ये अमेरिका के नहीं इटली के थे। कोलंबस को इटली खाना बड़ा ही पसंद था, ठीक है, बस से जाते थे, इटली खाते थे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सर फ्रांसिस ड्रैक, फ्रांसिस नाम है, ड्रैक, ये यूनाइटेड किंगडम यूके के थे। ओके, तो चलिए हमारा एक टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें सारे ही आपको नवाब दिख जाएंगे जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड आए थे, क्योंकि सबसे पहले आया था नवाब अगर बन के तो क्लाइव आया था, ये लोमड़ी की तरह चालाक था बिल्कुल। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, फिर कैसे वो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बनते हैं, और इस तरीके से मैनी मोर, कैनिंग भी आता है। तो हम सभी इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।